गुड आफ्टरनून गाइस। बात करेंगे स्टील सेक्टर की। स्टील सेक्टर में आज तेजी देखने को मिल रही है। चाहे भाई जिंदल स्टील हो 6-7% भाग रहा है, चाहे भाई टाटा स्टील हो 4-5% भाग रहा है। तो स्टील सेक्टर में ये तेजी भाई कैसे आ रही है, क्या ये तेजी सस्टेन होगी, कितनी देर तक चल सकती है तेजी। चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस होगी जिंदल और टाटा दोनों की। और उससे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन कमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा नॉट ए सिविल एडवाइजर, जो भी मेरी वीडियो आती है सब आती है एजुकेशन पर्पज के लिए। फटाफट से बात कर लेते हैं स्टील सेक्टर की कि भाई तेजी काय के लिए आ रही है, तो वो डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल सीधी बात होगी, बिल्कुल कुछ बकवास नहीं होगी इसमें, तो बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देख लेना। और चार्ट पे टेक्निकली भी बात कर लेंगे। बाकी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं तो वो पहले प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर लेना। जिंदल स्टील को हमने 400 रुपये का पर डिस्कस किया था, और तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी अगर इन्फॉर्मेशन है, वो न्यूज है, जो भी नॉलेज है वो वहाँ पे गेन कर सकते हैं जाके। तो मोदी इज बिल्डिंग्स बूम सेटिंग अप इंडिया ग्लोबल स्टील सेवियर, तो यहाँ पे ये एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया को, आप देखने को मिल जाएगा। और अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं चाइना। चाइना से क्या इम्पैक्ट आ रहा है। देखो, चाइना में कोविड की लॉकडाउन है। चाइना सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोड्यूसर है। चाइना सबसे ज़्यादा स्टील को कंजप्शन भी करता है। तो भाई ना तो सबसे ज़्यादा कंजप्शन भी कम हो रहा है चाइना का, वही लॉकडाउन है, और प्रोडक्शन भी कम हो रहा है चाइना का। तो ये दोनों चीज़ें चाइना के अगेंस्ट जा रही हैं, और इंडिया इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आगे जा रहा है। 2023 में प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं, हमारे कंजप्शन भी बढ़ रहे हैं, हम बाहर के देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टील को। तो यहाँ पे ये थोड़े से बेनिफिट हैं, और इसीलिए हमारा स्टील सेक्टर है वो थोड़ा सा बूम करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। बाकी अगर ओवरऑल मैं अपना व्यू बता दूँ स्टील सेक्टर पे, तो भाई मुझे पर्सनली लगता है कि भाई जो स्टील सेक्टर है, चाहे जो भी हो मेटल सेक्टर, वो एक साइकिलिक होते हैं। और अगेंस्ट इनकी जो कीमतें हैं भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भागती जाएंगी, कम हो जाएंगी, फिर बढ़ेंगी, फिर कम हो जाती हैं, फिर बढ़ जाती हैं। अब भाई ऐसा होता कभी कभी गवर्नमेंट ही इनकी कीमत कम करवा देती है भाई, जिससे महंगाई ना बढ़े। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिली। इससे भाई इनके जो प्राइस हैं स्टॉक के ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो ओवरऑल मेरा एक जो कोर पोर्टफोलियो होता है उसमें तो भाई कोई भी मैं स्टील सेक्टर रखता नहीं हूँ। हाँ, इनमें बस ये है, मौका मिल जाए कहीं चौका मारने का तो वही आप कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो उस तरीके के स्टॉक होते हैं स्टील वाले। ओवरऑल मेरा जो व्यू है स्टील सेक्टर में वो मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं मोदी इज बिल्डिंग बूम सेटिंग अप इंडिया ग्लोबल स्टील सेवियर। तो मोदी जी का एक इनिशिएटिव है बिल्डिंग बूम, मतलब बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो भाई नो, मतलब आपको पता ही है स्टील स्टील की ज़रूरत तो होगी। मतलब ऐसा तो है नहीं स्टील के बिना ही भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे भाई हमें क्या मतलब फ़ायदा होगा कि भाई हमारी जो खपत है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो भाई दोनों ही चीज़ें फ़ायदा होंगे हमारे पास। हमारी डिमांड भी बढ़ रही है और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और हम इंपोर्ट भी ज़्यादा, इंपोर्ट कह रहा हूँ मैं, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिससे स्टील सेक्टर में थोड़ा सा बूम देखने को मिल रहा है। और ये आर्टिकल्स मैं डाल दूंगा तो इनको एक बार चेकआउट कर लेना। मैं बिल्कुल अभी टेक्निकल पे बात करूंगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाउ फास्ट इंडिया कैन नैरो द गैप विल डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ पीएम मोदी कंस्ट्रक्शन रोल आउट, विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस्टिमेटिंग 1.4 ट्रिलियन डॉलर ऑफ फंडिंग विल बी नीडेड फॉर द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थ्रू 2025। तो इन्होंने भाई कह रखा है मोदी जी ने भाई 2025 तक भाई इनका है जो प्लान है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे 1.4 ट्रिलियन खर्च करेंगे, फंड करेंगे खर्च। तो भाई आपको पता ही इतना खर्च करेंगे तो भाई स्टील की भी खपत होगी। तो ये आप देख ही सकते हो। और अगर डाटा देखोगे तो 2023 में टॉप कंज्यूमर जो डिमांड सेट जो ग्रो है वो आप देखोगे सबसे ज़्यादा इंडिया की है। देख लो यहाँ पर यूएस की भी कम है, जापान की भी कम है, रसिया तो नेगेटिव में जा रखा है, जर्मनी भी, तुर्की की है थोड़ी सी डिमांड, इटली नेगेटिव में, ब्राज़ील की भी है, बट अगेन चाइना की बिल्कुल इससे कम देख रखी है। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चाइना रियल एस्टेट प्रॉब्लम एंड लाइनिंग इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 विल कीप इट स्टील डिमांड सप्रेस्ड नेक्स्ट ईयर। एंड जयंत रॉय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ICRA लिमिटेड द इंडियन यूनिट ऑफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, over the long term it would depend on the recovery of the property sector on the one hand and the government policy on infrastructure led economic growth model in China। तो जिस तरीके का पहले मॉडल था चाइना में, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल इंडिया में भी आ रहा है। तो अब इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। अब बात कर लेते हैं सीधे सीधे कि भाई स्टॉक कितने कितने भाग रखे थे। तो भाई ये देखोगे जिंदल स्टील मेटल सेक्टर का स्टॉक है 7% के आसपास, मिधानी मिश्र धातु वगैरह है, तो ये भी PSU कंपनी है तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये भी बहुत भाग रखा था। हिंडाल को भाग रखा है,
सेल भाग रखा है, पीएसयू कंपनी है। बहुत ही ये भी स्टॉक भाई बहुत पहले भागा था, लगभग लगभग 150 के आसपास चला गया। उसके बाद तो भाई नीचे जब से गिरा है तब से रिकवरी का टाइम ही नहीं लिया इसने, वहीं मंडरा रहा। टाटा स्टील देखोगे तो भाई 110 रुपये के आसपास बोनस वगैरह इसमें आया था, स्प्लिट वगैरह, तो उसके बाद से भाई ये नीचे ही है। अब टेक्निकली बात कर लेते हैं सब में। जिंदल स्टील की बात करें तो भाई जिंदल स्टील, टाटा स्टील है, टाटा स्टील की पहले बात कर लेते हैं। टाटा स्टील में भाई कोई अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही दूर दूर तक, तो अभी तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी खबरें आई हैं तो भाई इनके खबरों के दम पे चले जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसने भाई अभी 95 के आसपास का लो लगाया था, अभी 110 के आसपास चल रहा है, तो अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो अगर कहीं करेक्शन वहाँ मिलता है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और एक अच्छे स्टॉक की वीडियो भी लेके आऊँगा मैं, जहाँ पे भाई वैल्यू है, पके पकाए स्टॉक उनको लेके आऊँगा, जरूर उनको शेयर करूँगा आपके साथ में। अगेन अगर जिंदल स्टील के पर देखेंगे टेक्निकली तो भाई बहुत ज़्यादा भगा हुआ स्टॉक है ये। 400 के आसपास डिस्कस किया था बहुत पहले, मैंने कहा था भाई रिस्क है आपका, पहले ही बता दिया भाई। देखो स्टील सेक्टर है भाई, स्टील सेक्टर में साइकिलिक होता है तो इसमें रिस्क रहता है, और आप अपने अगर रिस्क पे जाएं तो जा सकते हैं। बाकी उसके बाद ये 400 पे भी रुका नहीं था, बीच में तो बहुत नीचे चला गया था 300 के आसपास, फिर बाद में रिकवरी आई, तब से तो भाई इसने पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया है। अभी भाई ये बिल्कुल डिसाइसिव ब्रेक एंड मेक लेवल पे है खड़ा। अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्रेकआउट आ जाएगा यहाँ पे। ये भाई इसका जो एक रेजिस्टेंस है, काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है, और इसको ब्रेक करेगा तो भाई नए लेवल खुल सकते हैं। अगेन मैं तो भाई चेस करता नहीं हूँ ऐसे ब्रेकआउट वगैरह, तो अगर आप करना चाहो तो भाई ब्रेकआउट का इंतजार कर लो, बाकी खतरे से खाली नहीं है। मैं तो अभी नहीं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आपको पता है मैं तो वैल्यू बाइंग पिक पसंद करता हूँ, जब नीचे पड़ा हो, जब लोग कह रहे हैं डर रहे हो, वहाँ पे पसंद करता हूँ, और भागते स्टॉक के पीछे जाता नहीं। तो मैंने ओवरऑल टेक्निकल अपने व्यू बता दिए। हो सकता है भाई यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ जाए और ऊपर और इसमें थोड़ी सी खुल जाए, 600 के आसपास खुल जाए और उससे ऊपर थोड़ा चला जाए, पर मैं चेस नहीं करता ब्रेकआउट, तो मैं नहीं जाने वाला। लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे खरीदने का, और लॉन्ग टर्म में तो मुझे पसंद ही नहीं है स्टील सेक्टर। तो ओवरऑल व्यू मैंने बता दिए हैं। बाकी इन एंड मर्जी आपकी, पैसा आपका, फाइनेंशियल एडवाइस पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी करनी, अपनी चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।